राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर. सो इन द प्रीवियस lecture we discussed about the boundary condition in dielectric media and we found out charge as well as the surface bound charge density. अपन ने दोनों ही अपन ने क्या कर लिए थे, फाइंड आउट कर लिए थे. नाउ अगर मैं अब आगे डिस्कस करता हूँ, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है वो ये है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, अपने पास स्फीयर मान लेते हैं, कोई एक स्फीयर है, वो डाइलेक्ट्रिक से उसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक का एक स्फीयर बना हुआ है और उस स्फीयर को हमने क्या रख दिया, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद में अपन ये फाइंड आउट करेंगे कि भाई वहाँ पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना है, उसका अपने पास में टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है. बाउंड्री कंडीशंस लगा के अपन इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही साइड पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से. ठीक है, तो अपना टॉपिक जो है वो ये है, a homogeneous sphere of dielectrics in external uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉपिक का नाम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये अपने पास में इसको क्या करना है, डिस्कस करना है. ठीक है, तो वही कंसीडरेशन कर लेते हैं अपन कि कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. ठीक है, एक कंसीडरेशन करना है अपने को, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है रेडियस आर का, सच दैट देयर इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एक काम करते हैं, सच दैट ना लेके इन द. ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इन द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन जेड डायरेक्शन. उसकी डायरेक्शन कहाँ ले ली मैंने, विच इज इन जेड डायरेक्शन, such that E equals to E नॉट Z. यही मैंने पहले भी माना हुआ है. ये इस तरीके से अपने पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर अपने पास में ये डाइलेक्ट्रिक क्या रखा हुआ है, स्फीयर रखा हुआ है. ठीक है, तो इसका डायग्राम भी बना लेते हैं. इसका डायग्राम कैसा बनेगा, देखो, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक स्फीयर है. ठीक है, और इस स्फीयर का जो अपने पास में रेडियस है वो कितना दे रखा है, सेंटर से ये कितना दे रखा है अपने को, r. ये कितना दे रखा है, r. ठीक है, अब ये जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अपने पास में वो मैंने कहाँ लगा रखी है, ऐसे बाहर आउटसाइड में. ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस तरीके से. ये अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जिनकी अपने पास में वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, E बराबर कितना है, ये E नॉट Z. ठीक है, ये अपने पास में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है अपने पास में, E बराबर, यही लिया है ना मैंने, E बराबर E नॉट Z. ये ठीक है, मैं एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं. यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने P. ये पॉइंट सेंटर से मैं मान लेता हूँ कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये है अपने पास में स्मॉल r डिस्टेंस पर, r वेक्टर स्मॉल r पर. और ये जो एंगल है किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में. यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना एक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूस चलेगी ना अपने पास में. ये
तो मैं ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये मैं एंगल मान लेता हूँ कितना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है। तो अपने को इस पॉइंट P पर अब इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की वजह से क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, कि भाई इसमें पोटेंशियल कितना होगा। एक तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आएगा, प्लस इसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, भाई पोलराइज हो जाएगा ना, ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक होगा पोलराइज होगा, पोलराइज होगा डाइपोल मोमेंट भी आएगा, डाइपोल मोमेंट भी तो पहले डाइपोल मोमेंट ही आएगा, उसके बाद भी पोलराइज होगा, पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज होने के बाद में वहाँ पर बाउंड चार्ज बन जाएंगे, ठीक है। तो अपने को इसमें ऐसा लेके चलना है, भाई डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, अपन ने इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे कि इसमें फ्री चार्ज है भी नहीं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री चार्ज भी होता है, बाउंड चार्ज भी होता है, अपन कंट्रीब्यूशन किसका करेंगे, सिर्फ बाउंड चार्ज का, ठीक है। फ्री चार्ज को अपन क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी लिख ही लेते हैं, लेट द पॉइंट P which is at a distance small r making angle theta with external electric field, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अपन ने जैसा भी है वो अपन ने लेट कर लिया है कि अपन ने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या कर दिया, एक एंगल ले लिया थीटा, और इसके साथ में एक पॉइंट ले लिया अपन ने, क्या, एक पॉइंट कौन सा ले लिया, P, जो कि कितने डिस्टेंस पर है अपने पास में, R डिस्टेंस पर है, ठीक है। देयर आर, मैंने क्या बताया, नो फ्री चार्जेस, देयर आर नो फ्री चार्जेस, there are no free charges, then the solution for potential is given by Laplace equation। एक बार बताओ, जब अपने पास में फ्री चार्ज ही नहीं होगा तो चार्ज डेंसिटी भी फ्री नहीं होगी, और चार्ज डेंसिटी अगर फ्री नहीं होगी तो डेल स्क्वायर फाई जो पॉइजन्स इक्वेशन होती है वो किसमें चेंज हो जाएगी, लाप्लास इक्वेशन में। तो अपन लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अगला पेज लेता हूं। तो अपन इसके अंदर अपन क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि भाई इनसाइड कितना बनेगा, ठीक है। सो पोटेंशियल इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है। तो अपन को डाइलेक्ट्रिक स्फीयर किसके लिए है, इनसाइड में, मतलब उस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के जो अंदर है अपने पास में, वहां पर पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा वो अपने को क्या करना है, पता करना है। अब एक बार बताओ, अगर अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, ऑलवेज सी बात है पोलराइज होगा, पोलराइज जब भी होता है जब डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और डाइपोल मोमेंट की वजह से वहां पर क्या आएगा, पोटेंशियल भी आएगा, पोटेंशियल आएगा, जो ये कितना होता है, Kp cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, यही होता है। बट अब हमें थोड़ी पता है कि वहां पर डाइपोल ही बनेगा, जरूरी थोड़ी है, डाइलेक्ट्रिक्स है, मल्टीपोल्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो क्वाड्रोपोल भी तो हो सकता है, ठीक है, ऑक्टापोल भी तो हो सकता है, कुछ भी पोल बन सकते हैं वहां। तो अपने को नहीं पता कि भाई किन पोल की वजह से कितना हो, और पोल्स जितने भी क्रिएट होते हैं सब अपने स्ट्रेंथ को बताएंगे पोलराइजेशन की, ठीक है। तो अपने को नहीं पता है कि भाई जो पोल्स वहां पे क्रिएट हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, तो अपन लाप्लास का जनरल सॉल्यूशन लिख के चलेंगे, ठीक है। तो लाप्लास का अपन क्या करेंगे, यहां पर जनरल सॉल्यूशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा, जनरल सॉल्यूशन देखो ये मैथमेटिकल निकाला जाता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। इसका मैं जनरल सॉल्यूशन लेता हूं कि भाई जनरल सॉल्यूशन कितना होगा लाप्लास इक्वेशन का। तो देखो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा अपने पास में, अपन इनसाइड की बात कर रहे हैं ना, फाई इनसाइड आर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फानाइट, ठीक है। अपने पास में ये आ जाएगा ए एल और यहाँ पर आ जाएगा आर एल, अच्छा ए एल नीचे आएगा, ए एल और ये हो जाएगा आर एल और ये हो जाएगा पी एल कॉस थीटा। बोले सर अब ये कहाँ से आ गया आपकी भला,
आप तो कुछ भी लिख देते हो, बेटा कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट 3, वहाँ पे आप लाप्लास का सॉल्यूशन निकालते हो, लाप्लास का सॉल्यूशन वहाँ पे निकालते हैं अपन, ठीक है। बेसल, हर्माइट, जो स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनकी मदद से ही निकाला जाता है। वैसे तो CFPI करके भी निकाल लेते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अगर अपन बात करते हैं तो CFPI भी अपने पास में एक अनदर मेथड होता है कि भाई दो, मतलब अगर डबल डेरिवेटिव है या ट्रिपल डेरिवेटिव है, कितनी भी डेरिवेटिव का हो, आप CFPI करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, सॉरी। लेकिन अपने पास में जो डेल स्क्वायर फाई है इक्वल्स टू 0 है, अब वो 3 डायमेंशन के अंदर है, और 3 डायमेंशन के अंदर अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस आगे आ जाती हैं, और उस स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने पास में सॉल्यूशन कितना आता है, ये आएगा इनसाइड। तो अपने को जस्ट मेमोराइज रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब ये मैथमेटिकली कैलकुलेट होता है, अपने को इतना बड़ा डेरिवेशन उसके लिए नहीं करना है, ठीक है। तो इसको तो अपने को क्या रखना है, सिर्फ मेमोराइज रखना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। ये तो इनसाइड की बात हो गई, पोटेंशियल आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के अगर मैं आउटसाइड जाता हूं तो वहां पे कोई चार्ज है, वहां पे भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो वहां पे भी नहीं है, तो यहां पे भी अपने पास में कौन देगा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यही देगा। तो वहां पर जो जनरल सॉल्यूशन आता है अपने पास में, जनरल सॉल्यूशन फॉर लाप्लास, जो अपन आउट में निकालेंगे, ठीक है, फाई आउट आर थीटा, इसकी वैल्यू जो आएगी अपने पास में L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में दो कांस्टेंट कंट्रीब्यूट करेंगे अपने पास में, ठीक है। एक तो होगा BL और ये हो जाएगा अपने पास में RL PL cos थीटा, ठीक है, प्लस ये PL cos थीटा को बाद में पीछे लिख देंगे, कॉमन भी आएगा ये तो, प्लस CL R की पावर माइनस L प्लस 1 और ये आ जाएगा PL cos थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किधर, बाहर की साइड में। तो बस ये दो चीज़ें देखो आपको थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें नहीं, मतलब यहाँ से नहीं बैठ रहा है हमारे दिमाग में, बोले सर आप कैसे निकाल रहे हो, तो HK दास मैथमेटिकल फिजिक्स, HK दास करके एक राइटर हैं, उनकी बुक आती है मैथमेटिकल फिजिक्स, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ पे भी ये सॉल्यूशन पूरा दे रखा है। दो आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि शायद मेरे हिसाब से 1.5-2 पेज का डेरिवेशन है पूरा का पूरा, और शायद ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि देखो हमें तो खाली इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने इसलिए लिखा है इसको, ठीक है। तो अपने पास में ये फाई इनसाइड आ गया और ये क्या आ गया अपने पास में, फाई आउटसाइड आ गया, ठीक है। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन ने देखो दो पोटेंशियल्स निकाल लिए, एक तो फाई आउटसाइड निकाल लिया, ठीक है, और एक फाई इनसाइड भी निकाल लिया। अब ये आउटसाइड वाले को और जनरल सॉल्व कर लेते हैं आगे। नाउ आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगी हुई है, E0 Z कैप ही लगा हुआ है अपने पास में, ठीक है। तो ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई बाहर की साइड में Z डायरेक्शन के अंदर अपन ने यूनिफॉर्म क्या लगा रखी है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने क्या लगा रखा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं R टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देता हूं, इफ R टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि अपने पास में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में कहां से आ रही है, ये टेंड्स टू इनफाइनाइट से आ रही है। कहां से आ रही है, अपने पास में टेंड्स टू इनफाइनाइट से। तो जो अपने पास में फाई आउट होगा, एक बात बताओ, फाई आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई आउट होगा E.Z, भाई यही आएगा। Z भाई अपने पास में E क्या होता है, माइनस के डेल फाई ओवर डेल Z, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है E0 तो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो Z, ये फाई, मैं ये लिख रहा हूं माइनस के E0Z, ठीक है, ये अपने पास में माइनस के E0Z, यही तो बचेगा अपने पास में, और बचा ही क्या, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, अपने पास में E.Z, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, Z जो होगा अपने पास में ये कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा E0 R cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जनरल सीधा ही लिख देता हूं, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस के E0 R cos थीटा,
ठीक है। तो ये अपने पास में r टेंड्स टू इन्फानाइट जब होगा तो वहां पर अपने पास में फाई नॉट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ई नॉट आर कॉस थीटा, और ऑब्वियसली बात है इतना ही होगा क्योंकि अपन r टेंड्स टू इन्फानाइट ले चुके हैं। r टेंड्स टू इन्फानाइट का मतलब है z की वैल्यू भी अपने पास में कहाँ जाएगी, इन्फानाइट के लिए बात कर रहे हैं। और अपने पास में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी हुई है वो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट पे लगी हुई है, तो इन्फानाइट पे अगर अपन बात करेंगे तो वो इतनी आएगी। ठीक है, तो इन्फानाइट पे अपने पास में कितना आ जाएगा, ई नॉट आर कॉस थीटा। अच्छा, नाउ फाई आउट, फाई आउट अभी अभी अपन निकाला था, कितना था, फाई आउट आर थीटा की टर्म में आया था, और वो कितना था, पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्यूशन है वो, ध्यान रखना। L इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ रहा था बी एल आर की पावर एल प्लस सी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1, और यहाँ पर बाहर रखा हुआ था आपका कितना, पी एल कॉस थीटा, यही वैल्यू रखी हुई थी अपने पास में। ठीक है, नाउ एट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर को कहाँ ले गया मैं, इन्फिनिटी पे, आर को कहाँ पे ले गया मैं, इन्फिनिटी पर, ये आर टेंड्स टू कहाँ पे ले गया मैं, इन्फिनिटी पर। अगर मैं इन्फिनिटी पे लेके जाता हूँ तो एक बार बताओ ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पे बात करते हैं तो एक बार बताओ, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है, सॉरी इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है, माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू तो यही आई है। यहाँ बात करते हैं, अब ये तो अपने पास में इन्फानाइट है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वैल्यू की बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखना एक बार, ये वैल्यू यहाँ पर इन्फानाइट रखोगे माइनस के, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 1 अपॉन में सी एल अपॉन में कुछ इन्फानाइट वैल्यू आएगी, मतलब सी एल के टर्म्स तो इसमें क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर की वैल्यू इन्फानाइट पे लेके जाओगे, यहाँ नेगेटिव पावर है, ये नीचे जाएगा, तो एक बार बताओ ये टर्म बनेगी सी एल अपॉन में इन्फानाइट, और सी एल अपॉन में इन्फानाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स सी एल का कॉन्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा अपने पास में, एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फानाइट बी एल आर एल, और ये कितना हो जाएगा, पी एल कॉस थीटा। इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो देखो, इसको ओपन करते हैं तो बी 0 आर की पावर 0, आर की पावर 0 रखोगे कितना आएगा 1, और पी नॉट कॉस थीटा 1 ही होता है, प्लस बी 1 आर की वैल्यू 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पी 1 कॉस थीटा होता है, ठीक है। फिर आ जाएगा ये बी 2 आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स को ओपन करता जा रहा हूँ, और ये आगे तक सीरीज आपकी चलती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर मारूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कंपेयर मारता हूँ तो देखो B1 तो अपने पास में आ रहा है कंपेयर करने पे, ऑन कंपेयरिंग तो B1 तो कितना आ रहा है अपने पास में, माइनस के ई नॉट, और जो बाकी की टर्म्स हैं B0 बराबर B2 बराबर B3 एंड सो ऑन, ये इक्वल्स टू कितना जा रहा है, 0। बाकी सारी वैल्यूज तो अपने पास में क्या हो रही हैं, 0 के इक्वल हो रही हैं। तो एक बात बताओ, यहां से B1 अपने पास में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब L की वैल्यू 1 के लिए ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, L की वैल्यू 1 के लिए ही अपने पास में सॉल्यूशन क्या हो रहा है, ये एग्जिस्ट हो रहा है। देखो B1 बराबर कितना आ गया अपने पास में, माइनस टाइम्स ऑफ ई नॉट, ठीक है, और बाकी टर्म्स अपने पास में क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो अपने पास में एक बात बताओ, अब अपने पास में टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अपने पास में टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। इनको मैं यहां पर अगर मैं इसमें रखता हूं वैल्यूज को, तो एक बार बताओ B1 की वैल्यू तो कितनी आ रही है, माइनस के ई नॉट, और ये आर, और ये अपने पास में कॉस थीटा बचेगा, और बाकी की टर्म जो होगी वो वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है। तो बाकी की जो अपने पास में टर्म होगी उस पर अपन को कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो अब आपके पास में पोटेंशियल कितना आएगा, नाउ पोटेंशियल एट आउटसाइड, पोटेंशियल एट आउटसाइड, अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूं तो फाई आउट आर थीटा, कांस्टेंट वैल्यू निकाल चुके हैं, इन कांस्टेंट की वैल्यूज अपने निकालिए तो अपने पास में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है B1 का, और वो कितना आ रहा है, माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा। बाकी सारी टर्म्स अपने पास में 0 हो गई। फिर ये कितना बचा, L इक्वल्स टू 0 टू इन्फानाइट सी एल आर की पावर माइनस के L प्लस 1, और ये हो गया पी एल कॉस थीटा, क्योंकि अभी अपन ने सी एल नहीं निकाला है, बी एल निकाल चुके हैं, और बी एल भी एग्जिस्ट कब कर रहा है अपने पास में, सिर्फ और सिर्फ किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पर। एल की वैल्यू 1 के लिए ही एग्जिस्टेंस हो रहा है बी का, तो ठीक है। तो अपन जब आगे सॉल्यूशंस निकालेंगे तो वो सब 1 के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि फिर क्या है, कंपेयर करने में बड़ा आसानी हो जाएगा अपने लिए। तो ये अपने पास में सॉल्यूशन होगा। ये जो टर्म आ रहा है ना, माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा,
माइनस के ई नॉट, देखो तुम वैल्यूज को पुट करो ना, सिर्फ यहाँ पे b1 की जगह तो कितना रख दोगे, माइनस ई नॉट, तो माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा, तो ये बचेगा। तो ये b1 का जितनी भी सीरीज ओपन करी थी उसकी वैल्यू तो ये आ गई। अपने पास में बकाया क्या रह गया था, ये CL r की पावर माइनस l प्लस 1 PL कॉस थीटा, ये अपने पास में क्या रह गया था, बाकी रह गया था। ठीक है, अच्छा आगे चलूं, देखो अब वी नो दैट अपने पास में जो क्या E जो होता है वो कितना होता है, माइनस के डेल फाई, यही होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको अगर मैं ओपन करता हूं, ठीक है, तो अब इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ओपन करते हैं, तो E1 अपॉन में H1 मतलब R1 अपॉन में 1, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल R, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा, थीटा कैप अपॉन में R डेल फाई अपॉन में डेल थीटा, प्लस फाई कैप अपॉन में R साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल फाई। तो ये अपने पास में पोटेंशियल होगा, ठीक है, अपन ने इसका ग्रेडियंट ऊपर कर दिया। सिंस वी आर डीलिंग विद आर एंड थीटा, आर एंड थीटा के साथ ही डीलिंग कर रहे हैं, सो फाई टेंड्स टू कहां चला जाएगा आपके पास में, फाई एंगल। पोटेंशियल नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैंने अलग बना दिया इसको, फाई टेंड्स टू कहां चला जाएगा आपका 0, तो इसका मतलब ये जो टर्म होगा ये तो कितना हो जाएगा आपका 0। ई कितना बचेगा अपने पास में, माइनस के आर कैप डेल फाई ओवर डेल आर प्लस थीटा कैप ओवर आर डेल फाई ओवर डेल थीटा, ठीक है, सिर्फ ये बचेगा। अब एक बार बताओ, इसमें अपने पास में दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक ये कंपोनेंट आ रहा है, एक थीटा कैप का कंपोनेंट आ रहा है। सिंस ये जो अपने पास में आर वाला आ रहा है ना, डेल फाई अपॉन में डेल आर, और ये आर कैप, बेटा ये अब क्या कैसा होगा, नॉर्मल कंपोनेंट कहलाएगा, ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा। क्यों नॉर्मल होगा, मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं थोड़ा सा। ये स्फीयर है, और इस स्फीयर में जो रेडियस जो होता है इसके नॉर्मल बाहर जाता है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो ये तो नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा। वहीं पर थीटा कैप ओवर आर, ये डेल फाई अपॉन में डेल थीटा, इसकी वैल्यू कितनी, ये टेंजेंशियल हो जाएगा आपके पास में। ये कैसा कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, क्योंकि थीटा आपका इस तरीके से घूमता है, तो इसकी सरफेस पे घूमेगा वो, ठीक है, तो वो कहाँ घूमेगा, इसकी सरफेस पे। तो मैंने ये भी आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि भाई ये कैसे अपने पास में नॉर्मल बन रहा है और कैसे ये अपने पास में टेंजेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल हो गया, ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। अब बात करते हैं, अब अपन क्या लगा सकते हैं यहाँ पर अपने पास में, बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, अब सॉल्यूशन अपने पास में फटाफट आ जाएगा, ठीक है। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस अगर मैं यूज करता हूं, तो पहली बाउंड्री कंडीशन तो अपने पास में ये थी कि भाई d1n माइनस के d2n दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा था अपने पास में, सिग्मा एफ। सिंस सिग्मा एफ तो अपने पास में कितना है, 0 है, तो d1n इक्वल टू कितना हो जाएगा, d2n, ठीक है। तो d1n की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी अपने पास में, d2n, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, d1n बराबर कितना आ जाएगा, d2n। अब अपने पास में जो ये डाइलेक्ट्रिक्स भरा पड़ा है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि बाहर जो है ये मीडियम का जो अपने पास में है, एप्सिलॉन, ये तो कुछ अपने लेट किया नहीं है, लेट करना पड़ेगा यार, एक मिनट, वहां पे डायग्राम में ही लेट करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। बाहर तो अपने पास में एप्सिलॉन नॉट रख लेंगे अपन, ठीक है, और अंदर जो अपन लेंगे वो कितना ले लेंगे, इसका एप्सिलॉन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अपन कितना ले लेंगे, ये एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन r ले लो, एक काम करते हैं, ठीक है, ये एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इस तरीके से लेंगे कि एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन r आ जाएगी, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन 1 इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्फीयर in air
या एयर नहीं, एयर तो इन एयर तो नहीं आएगा, outside the sphere, outside the sphere let epsilon naught is present, then एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अपन ने लेट कर लिया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब d1n बराबर d2n पे आगे अटक गए ना, तो फिर उसको ओपन भी तो करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो एप्सिलॉन 1 था, ये कितना हो जाएगा अपने पास में e1n, ये वेक्टर साइन आ जाएगा ना अपने पास में। ठीक है, वेक्टर लो मतलब वो अपने को ऑलरेडी प्रेजेंट पता होता है कि भाई ये कितना होता है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट e2n, यही होगा अपने पास में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये e1n दिस इज इक्वल्स टू e2n, यही होगा अपने पास में। ठीक है, अपने पास में यही वैल्यू आएगी ना। अब एप्सिलॉन 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अभी मैंने लेट किया, कितना आ रहा था अपने पास में, वो वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, कितनी आई थी, एप्सिलॉन आर, मेरे दिमाग से निकल जाती है ये एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये डेल फाई इन, ये इनसाइड की बात कर रहा है, ये कितना आ जाएगा, डेल फाई इन नॉर्मल कंपोनेंट आर इक्वल्स टू माइनस के डेल फाई आउट, ये बाहर की बात कर रहा है, ये डेल आर। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यूज होंगी, वेक्टर साइन हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड्स की बात कर लेते हैं सीधे सीधे। तो ये अपने पास में वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आगे फर्दर प्रोसीड करूं तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये डेल फाई इन अपॉन में डेल आर दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई आउट अपॉन में डेल आर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन दे देते हैं। अब इक्वेशन तो अपने शुरू से ही नहीं दी है, चलो देखेंगे इक्वेशंस को बाद में बनाता रहूँगा मैं। ठीक है, नाउ पोटेंशियल इनसाइड कितना था, पोटेंशियल इनसाइड फाई इनसाइड ये आया था अपने पास में L इक्वल्स टू 0 टू इन्फानाइट AL R की पावर L PL cos थीटा, यही था ना। पहले तो अपन L की वैल्यू 1 के लिए बात कर लेते हैं, फॉर L इक्वल्स टू 1, क्योंकि अपन ने क्या निकाला था कि L की वैल्यू 1 के लिए ही बाहर तो एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर एग्जिस्ट कर रहा है L की वैल्यू किस पर, 1 पर ही। तो पहले अपन अंदर भी देख लेते हैं कि भाई L की वैल्यू 1 के लिए एग्जिस्ट करता है क्या। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा A1 R P1 cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 R cos थीटा, यही आएगा अपने पास में। नाउ डेल फाई इन अपॉन में डेल आर, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, A1 cos थीटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, A1 cos थीटा। Similarly for outside potential, अब आउटसाइड पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो देखो वो कितना आएगा, डेल फाई आउट ओवर डेल आर। तो डेल फाई आउट ओवर डेल आर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखना एक बार, अच्छा डेल आर तो पहले फाई आउट ही लिख लेते हैं, बाद में निकालेंगे। ठीक है, फाई आउट कितना था, फाई आउट आ रहा था आपका माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सी एल आर की पावर माइनस के एल प्लस 1, और ये कितना हो गया पी एल कॉस थीटा। ठीक है, इसके लिए भी फॉर एल इक्वल्स टू 1, फॉर एल इक्वल्स टू 1 के लिए निकालें तो ये कितना हो जाएगा, देखो फाई आउट, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस के डेल अपॉन में डेल आर। ठीक है, सॉरी ये तो कितना आ जाएगा, माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा, पहले तो एल की वैल्यू 1 के लिए निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में C1, और ये कितना हो जाएगा C1 ओवर आर स्क्वायर, 1 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, और P1 कॉस थीटा की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी ये। अगर इसको मैं डेल फाई आउट अपॉन में डेल आर कर दूं तो देखो ये कितना आएगा, माइनस के ई नॉट कॉस थीटा प्लस ये यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 2C1 ओवर आर क्यूब, और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन
अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, जो अपने पास में एप्सिलॉन आर आ रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर तो कितना था डेल फाई इन, इनसाइड वाला, इनसाइड वाले की अपने पास में कितनी वैल्यू आई है देखना एक बार, इनसाइड ये रही A1 cos थीटा, A1 cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के ई नॉट कॉस थीटा, और ये माइनस के 2c1 ओवर आर क्यूब, और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, यहाँ से अपन निकालते हैं वैल्यू किसकी A1 की, A1 कितना आ जाएगा माइनस के ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर माइनस के 2c1 ओवर आर क्यूब एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई किसकी A1 की, तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया कांस्टेंट कितना A1, ठीक है। अब अपन निकालेंगे कि भैया ये तो अपन ने निकाला है किसके लिए, जब L की वैल्यू कितनी थी आपकी, L की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1, अगर L की वैल्यू 1 ना हो तो उनके लिए भी तो सॉल्यूशन आएगा ना कुछ, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, उसमें भी कोई ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले आप ये काम करो यहीं तक लिखो आज, मैं फिर आगे की स्टडी करवाऊंगा, क्योंकि अपन को पता है, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई A1 कितना निकाला था लास्ट क्लास में, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है। तो पहले आप इसको लिख लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इस डेरिवेशन को क्या कर देंगे अपन कंप्लीट कर देंगे। ये लो, फटाफट फटाफट, ये डायग्राम है, ये लो, ठीक। ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी है आपकी, करते जाना, आप पॉज कर लेना। चौथी स्लाइड, ये पांचवी स्लाइड, ये आपकी लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। राधे राधे।